नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, या जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है क्या वो सही है या नहीं है, कोई बदलाव करने हैं, कैसे अपने फाइनेंशियल जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। हर कदम पर योर मनी करता है आपकी मदद। और कैसे आप आ सकते हैं योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं शो के साथ। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें अपने सवाल बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं ईमेल के अलावा। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह। समीर, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टॉपिक की जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पोर्टफोलियो में आमतौर पर कम रहता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। जिस इनफैक्ट समीर, पहले तो गोल्ड में जिस तरीके से रिटर्न पिछले 3 सालों में बने हैं, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं। मतलब 2023, 2024 और 2025 महज 3-3.5 महीने में 30-35% तक के रिटर्न बन गए सोने में। आमतौर पे इस तरीके के रिटर्न्स कभी बने नहीं हैं इतनी तेज़ी से और इतनी कंसिस्टेंसी से, और जो कि कमेंडेबल रहा है। तो पहले तो बताइए, जो रिटर्न्स बने गोल्ड में पिछले 3 सालों में, कैसे देखते हैं आप? अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैं और आगे के लिए आउटलुक क्या है? तो दीपाली जी, जब हम गोल्ड के रिटर्न की बात करते हैं, आमतौर पे गोल्ड का अगर हम एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो 12 से 13% के बीच में ईयर ऑन ईयर रिटर्न निकलता है। से अगर हम 2015 से अभी तक का देखें तो करीबन 12.15% का एवरेज रिटर्न गोल्ड ने दिया है। लास्ट 3 साल अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही अच्छे गोल्ड ने रिटर्न जनरेट करे है। ये साल अच्छा परफॉर्म करने के पीछे का रीजन है यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से जो अनसर्टेनिटी आई है उसको हेज करने के लिए गोल्ड का बाइंग ज्यादा हुआ है। बट ये लेवल पे अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो थोड़ा कॉशियस व्यू नेचुरली रहेगा। सो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, लमसम की बात करते हैं, तो ये लेवल पे हम ऑलवेज कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करें। ये अपने इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 अलग अलग ट्रांच में बाइफरकेट करके इन्वेस्ट करना सही रहता है। ओके। अच्छा, अगर जिस तरीके के रिटर्न्स बने हैं, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा बना है इस एसेट क्लास की तरफ। और इनफैक्ट हाल फिलहाल में जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत थी, सबका कहना यह था कि इस तरीके की परफॉर्मेंस के बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट होते हुए देखेंगे गोल्ड प्रोडक्ट्स में। तो पहली बात, पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूशन आपके हिसाब से होना चाहिए? क्या ये समय है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने का? और दूसरा सवाल, जब गोल्ड की बात आती है तो फिजिकल गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड ETF है, कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है फिलहाल? तो दीपाली जी, पहले तो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, इररिस्पेक्टिव गोल्ड ने पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बट आगे जाके इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा इसकी गारंटी नहीं है। सो आमतौर पे जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में 10% के करीब का एक्सपोजर दे सकते हैं। ये एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाता है, प्लस जो इन्फ्लेशन को हेज करने के एस्पेक्ट से भी इसको यूज किया जाता है। सो ये दो दो एक चीज है जो आप अपने पोर्टफोलियो में जब भी गोल्ड ऐड करते हैं तो उसमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम पोर्टफोलियो अगर हम पोर्टफोलियो के एस्पेक्ट से बात करते हैं, आपने जैसे बताया फिजिकल है, ETF है और डिजिटल गोल्ड है, 3 तरह के गोल्ड है। हमने अभी क्या देखा है, जैसे प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो ज्वेलरी परचेज कम हो गया है, फिजिकल गोल्ड की खरीद कम हो गई है और ETF की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। दूसरा हमने देखा है जो यंग इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हैं गोल्ड में, उनका प्रेफर्ड चॉइस डिजिटल गोल्ड है। सो आज की डेट में तीनों तीन कैटेगरी के गोल्ड के निवेश अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के हर एक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो ये चीजों को हमें ऑलवेज कंसिडर करना चाहिए। जैसे हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड में आमतौर पे हम जब इंडियंस की बात करते हैं तो उसको एसेट क्लास की तरह नहीं देखा जाता है, उसको वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की तरह देखा जाता है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से भी गोल्ड खरीदा है लेकिन हम बेचने के लिए ये नहीं चाहते हैं, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड को हम सेकंड लेन में ले लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है या तो आप गोल्ड ETF करो या डिजिटल गोल्ड के वे में करो।
सो जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं, जब हम खरीदने जाते हैं, तो देयर आर कपल ऑफ थिंग व्हिच वी हैव टू कंसीडर। पहले जो प्राइस होता है उसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है, प्लस मेकिंग चार्जेस लगता है। तो जो प्राइस दिख रहा है उससे आपको नेचुरली थोड़ा महंगा पड़ेगा, राइट? डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ₹1 से अलग-अलग प्लेटफॉर्म के अलग-अलग वेरिएबल है, जहाँ पे आप ₹1 से ₹100 तक के अमाउंट के बीच में आप गोल्ड का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे आप एसआईपी करने की बात करते हैं, धीरे-धीरे आपको 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम जो भी इकट्ठा करना है, आप हर महीने इकट्ठा करके आप उसमें जब भी आपको ज़रूरत लगे, आप उसको बाय सेल कर सकते हैं। और ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म आज की डेट में वो इकट्ठा किया हुआ गोल्ड अगर फिज़िकल डिलीवरी भी लेनी है, तो फैसिलिटी मिलती है, बट यहाँ पे वही रहेगा कि 3% जीएसटी चार्ज लगता है। और हम गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं तो आज की डेट में हमने ऑफ लेटली पिछले 2 साल में अगर हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है और वो कहीं न कहीं ईटीएफ के हेल्दी इन्फ्लो को दिखाता है। यहाँ पे अगर हम ईटीएफ में निवेश की बात करते हैं, अगर आपके पास आपका डीमैट अकाउंट है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आप एक्सचेंज में जाके आप आप वहाँ पे जो भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और उसको जैसे आप शेयर नॉर्मल शेयर बाय सेल करते हैं, वैसे गोल्ड ईटीएफ बाय सेल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। और टैक्सेशन की बात करते हैं, तो टैक्सेशन के एस्पेक्ट से गोल्ड ईटीएफ बहुत ही सही है। अगर आप 1 साल के नीचे सेल करते हैं, तो जो नॉर्मल 20% अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, वैसा लगता है। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ओके। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी तो आपने बताया, आपने गोल्ड ईटीएफ्स का जिक्र किया। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स अलग-अलग हाउसेस के हैं और इनफैक्ट थैंक्स टू गोल्ड प्राइस मूवमेंट इनकी अगर आप रिटर्न भी देखेंगे पिछले 1 साल के, तो काफ़ी 47% तक के रिटर्न्स भी हमने एसआईपीज इन गोल्ड फंड्स ईटीएफ से आते हुए देखे हैं। तो एक आउट परफॉर्मेंस तो वर्सेस निफ्टी दिखाई ही है। लेकिन कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे आई एम श्योर जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड का कॉम्पोजिशन होगा ही नहीं, तो अगर 10% भी कॉम्पोजिशन रखना हो तो कौन से वो नेम्स आप सजेस्ट करेंगे? तो अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो पहला जो गोल्ड का ईटीएफ है, निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ है। आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ऐसे तो टोटल 12 डिफरेंट डिफरेंट एएमसी के गोल्ड फंड है। एक्सिस का गोल्ड फंड है, गोल्ड ईटीएफ है, निप्पॉन इंडिया का है, फिर आप आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, ये 4-5 के फंड हाउस के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। गोल्ड ईटीएफ एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे वो सब बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। और कई सारे ज़रिए हैं। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो फिज़िकल बाइंग यूजुअली लोग ज़्यादा करते हैं जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अवेयरनेस बढ़ रही है तो हम डिजिटल गोल्ड ईटीएफ्स में भी काफ़ी अच्छे फ्लोज आते हुए देख रहे हैं। एक क्विक क्वेश्चन और उसके बाद क्वेरीज की तरफ बढ़ेंगे। समीर, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉइन्स की बात करते हैं। अगर हम फिजिकल बाइंग में कॉइन्स एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ईटीएफ रखें, और अगर पॉकेट बैरियर ना हो, तो किस ऑप्शन के साथ जाना प्रेफर करेंगे आप? तो दीपाली जी, जैसे मैंने आपको अपने ये शो की शुरुआत में बताया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, तो ऑलवेज ईटीएफ सही रहेगा। बिकॉज पहला, ईटीएफ में आप जब निवेश करते हो तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको जो फिजिकल गोल्ड जब भी बाय करते हो तो स्टोरेज का प्लस जीएसटी के साथ वो कॉस्टिंग बढ़ जाता है। यहाँ पे ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ईटीएफ बहुत सही है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो गोल्ड कॉइन कैन बी लाइक वो आप एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। बट निवेश के एस्पेक्ट से ईटीएफ बहुत सही रहेगा। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई सोने की। अब बात करते हैं क्वेरीज की। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं और पहला सवाल जो है वो गुरवरन सिंह ने भेजा है, पंजाब से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। गुरवरन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, थैंक यू मुझे अपने चैनल पे मौका देने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका?
मैम मेरा एसआईपी है जो मंथली 20,500 का है और मेरा टारगेट है अगले 10 या 15 सालों में 1 करोड़ का। तो मेरे कुछ फंड्स हैं उसमें, तो मुझे है कि जो मेरे फंड्स हैं वो सही हैं, इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, मुझे इसमें थोड़ा सा वो परामर्श चाहिए था। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जैसे इन्होंने बताया 20,500 की इनकी एसआईपी चल रही है, 27,000 के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, शायद रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है। जो फंड्स हैं वो एक बार स्क्रीन्स पर लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं जहां पर इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है। काफ़ी सारे फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई हेल्थ केयर, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक मल्टी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई गोल्ड फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, साथ ही बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप। 10 से 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य। बताइए समीर। तो गुरुवरन जी, आपने जो आपने अपने लिए जो लक्ष्य रखा है अगले 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करने का, अभी जो आपकी 20,500 की एसआईपी चल रही है और जो आपने पोर्टफोलियो अभी तक 27,000 का इकट्ठा हुआ है, अगर ये अगले 15 साल तक आप निवेशित रहते हैं और आपका पोर्टफोलियो अगर 12% से एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो आप अपना गोल 1 करोड़ का आराम से हासिल कर पाएंगे। अब हम पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो गुरुवरन जी, आपके पोर्टफोलियो में एक चीज आमतौर पे हम जो रिटेल निवेशकों में देखते हैं, वो चीज आप में के पोर्टफोलियो में भी दिख रही है कि अ, आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि 20,000 25,000 की एसआईपी 5 या 6 स्कीम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वरना आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट लाता है। तो सुझाव पहला ये रहेगा कि 11 स्कीम को रिड्यूस करके आप अपने पोर्टफोलियो को 7 स्कीम तक लाए। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप फंड है। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में बने रहे और बंधन स्मॉल कैप को इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो सुझाव ये रहेगा कि आप बंधन स्मॉल कैप को कंटिन्यू रखें और क्वांट में से आप एग्जिट लें। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जो आप अपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ आप उसको मर्ज कर सकते हैं। ये सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ उसके अंदर 5,000 रुपए का एसआईपी किया है, आपके पोर्टफोलियो में 11 स्कीम है, इसीलिए इसको थोड़ा ट्रिम डाउन करने के लिए ये सुझाव दिया जाएगा। हालांकि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट पोर्टफोलियो को ट्रिम करने के एस्पेक्ट से ये सुझाव है। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड की जब हम बात करते हैं, तो सेक्टोरियल फंड का सबसे बड़ा एक चीज जो ध्यान में रखना चाहिए वो है, आप अगर वो सेक्टर को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं तभी वो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ साथ में आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए। सो सुझाव ये रहेगा, आप अपने पोर्टफोलियो में से सेक्टोरियल फंड में से एग्जिट ले और उसको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपके पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। इंडेक्स फंड आमतौर पे पैसिव फंड कंसिडर किए जाते हैं और आप ये जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है वो लार्ज कैप फंड है, तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा, आप इसको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ अगर आप इसको मर्ज करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट बेटर रिटर्न जनरेट होने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। सो ये थे हमारी ओर से आपके पोर्टफोलियो को लेके सुझाव। ओके, तो चलिए, आपको पूरी सलाह दी गई है। 1 करोड़ का कॉर्पस आप 15 साल में इकट्ठा कर लेंगे। ज़्यादा फंड्स हैं, छोटे कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। क्या बदलाव कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए वो समझाया आपको समीर ने। क्वांट स्मॉल कैप आप कंटिन्यू करें, बंधन स्मॉल कैप से निकले, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर बढ़ाएं, एचडीएफसी मिड कैप से निकलें, यूटीआई नेक्स्ट 50 से निकले, वहीं निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो मेजरली आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन फंड्स में एक्सपोजर इंक्रीज करना है। बाकी फंड्स आप होल्ड करें और छोटे फंड को आप रखें अपने पास। यही आपके लिए सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुधाकर निदोनी महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुधाकर जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था। जी 8,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। 1 करोड़ का टारगेट है 12 से 15 साल में। और ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, ये पूछना था।
और एक लार्ज कैप फंड ऐड कर सकता हूँ या नेक्स्ट 50 ऐड कर सकता हूँ, ये पूछना था। ओके, तो 8,000 की एसआईपी है, 15% का स्टेप अप हर साल करते हैं, 12 से 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। कौन से फंड्स हैं? इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज यूएस टेक इक्विटी फंड्स ऑफ फंड्स, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मैक्रो कैप 250 इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। 7 फंड्स हैं इनके पास। इनफैक्ट 7 फंड्स में 1,000 की एसआईपी उन्होंने लिखे, उस हिसाब से तो 7,000 की एसआईपी होनी चाहिए, बट 8,000 मान लेते हैं। एक लार्ज कैप फंड और ऐड करने का सोच रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, बताइए सजेशंस। तो दीपाली जी, सुधाकर जी के लिए हमारे पास हमने उनका पोर्टफोलियो स्टडी किया। सो पोर्टफोलियो में हमारे ऑब्जर्वेशन पहला ये है कि उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने काफी अच्छा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं तो उनका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जैसे उन्होंने मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप स्मॉल कैप दोनों में एक्सपोजर लिया है। ये माइक्रो कैप और स्मॉल कैप बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सुझाव ये रहेगा कि अगर उनका रिस्क एपेटाइजर अच्छा है तब जाके बने रहे, अदरवाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें से निकल के लार्ज कैप में जरूर एक्सपोजर बढ़ाए। सो पहला चीज ये रहेगा कि आप माइक्रो माइक्रो कैप ये बहुत ही रिस्क की कैटेगरी में आता है। अगर आपका रिस्क आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो बने रहे, वरना इसमें से निकल के आप या तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर दूसरा पोर्शन अगर आपके जैसे आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, वरना हमारा सुझाव भी ये था कि आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग है। सो आप यहाँ पे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, जिससे आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस और स्टेबल हो जाएगा। राइट, अब हम आपके गोल्स पे आते हैं। आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है अगले 12 से 15 साल में। आप जो 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं, हाल का आपका पोर्टफोलियो 25,000 है, और आप अपनी एसआईपी को हर साल 15% से बढ़ाना चाहते हैं। सो और अगर आपका ये टोटल पोर्टफोलियो 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 97 लाख रुपीस तक का आपका एयूएम इकट्ठा हो जाएगा अगले 15 साल में। सो यू आर वेरी वेल ऑन ट्रैक टू अचीव योर गोल। सो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, और आप अपने पोर्टफोलियो में आप थोड़ा डिसिप्लिन के साथ बने रहे। एक चीज आप जरूर करना कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा टिल्ट है। सो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करना, और अगर पोर्टफोलियो थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, सो ये टाइम पे आपको जो भी जरूरी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता हो, वो टाइम टू टाइम करते रहना। तो आपका पोर्टफोलियो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ओके गोल। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। प्रताप कुमार मथान हमारे साथ कनेक्टेड हैं ओडिशा से। प्रताप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा 11 फंड में हिसाब कर रहा हूँ मैम, तो फंड में सही चुना या पर कुछ कम होगा, और कितना कर्पस एक जुटा हो पाएगा इसलिए। ओके, तो 11,500 की आपकी एसआईपी चल रही है, अभी आपने शुरू की है कि ये एसआईपी? मैम हो गया मैम, एक फंड में 10-10 हज़ार हो गया, 1 लाख हो गया। ओके, तो आपको यहाँ पर समय हो चुका है। कितना इकट्ठा हुआ है आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू, और बताइए प्लीज। मैम मेरा 1,22,000। ओके, 1,22,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 इयर्स का होराइजन है। 11,500 के एसआईपी है। फंड्स कौन से हैं? काफ़ी सारे फंड्स हैं। 11,500 के एसआईपी के हिसाब से लिस्ट लंबी है। बंधन स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड्स, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, आईसीसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी और एसबीआई कॉन्ट्रा। 8 फंड्स में तो ये 1,000 ईच डाल रहे हैं। 3 फंड्स हैं जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1,500, कोटक मल्टी कैप में 1,500 और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में 500। बताइए सजेशन समीर आपके। प्रताप जी, हमने आपका पोर्टफोलियो जो स्टडी किया उसके ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज, आपके पोर्टफोलियो में 11 स्कीम है। आमतौर पे 11,000 की एसआईपी
आप 3 या 4 स्कीम में करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट करने का चांसेस बढ़ जाता है। इसे हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और कहीं न कहीं ये आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालेगा। तो सुझाव पहला ये रहेगा, आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम रिड्यूस करें। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में आपने एक ईएलएसएस फंड लिया है, वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल, जिसमें आप ₹500 का एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप अपना रिटर्न नए टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हैं, तो सुझाव ये रहेगा कि आप ये एसआईपी को बंद करें और ये अमाउंट आप अपने एक्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड में आप डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों है। सुझाव ये रहेगा कि आपके पास अभी 11 स्कीम है, उसको रिड्यूस करने के लिए दोनों का थीम ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये सिर्फ मल्टी कैप में प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट रहेगा। जबकि फ्लेक्सी कैप में तीनों 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है, बट यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एडिशनल पावर रहता है, जिसके हिसाब से वो जब भी उसको लगे कि लार्ज कैप में एक्सपोज़र बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। और जहाँ उनको लगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप में बढ़ाना है, तो वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आप 2 में से 1 ही रखें, 2-2 फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपके पोर्टफोलियो को लेके आप ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करते हैं, आप जो अभी 11,500 का आप एसआईपी कर रहे हैं और अगर ये 12% से एन्युअली आपको अगर रिटर्न जनरेट करती है, तो अगले 10 साल में आपके पास करीबन 38 लाख रुपए जितना फंड इकट्ठा हो जाएगा। बट अगर आप एक स्मॉल ट्विक करते हैं, अगर अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाते हैं, तो ये अमाउंट बढ़ के 58 लाख तक हो सकती है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप हर साल अपने एसआईपी में थोड़ी 10% से अगर आप अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हो, तो इट इज़ रियली वेल एंड गुड। आप अपने वेल्थ क्रिएशन के एस्पेक्ट से थोड़ा ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा कर पाएँगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। 37 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करें 10 सालों में। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी स्टेप अप करेंगे हर साल, तो 58-60 लाख के आसपास इकट्ठा कर लेंगे। और बड़ा पोर्टफोलियो है, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था, छोटा कीजिए, 6 से 7 फंड्स ही काफ़ी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंड्स होने चाहिए ये एक हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। और इसीलिए आपको एक कुछ और सजेशंस भी दिए गए हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश बढ़ाएं, मल्टी कैप फंड से आपको निकलने की सलाह दी गई है। और ईएलएसएस में आपका जो एक्सपोजर है, अगर आपके पास न्यू टैक्स रिजीम है, तो आप ईएलएसएस में एसआईपी रोक सकते हैं। तो ये आप बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। अंशु से बात करते हैं, अंशु सहगल से। अंशु नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम ये सही है जो अभी क्वेश्चन दिया था, ये सारा जो हमने पोर्टफोलियो का सारा दिया था। ओके, आपने बताया, आपकी जो डिटेल्स हमारे पास है उसमें सवाल ये है आपका कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट लमसम है, एसआईपी नहीं है, करेक्ट? हाँ जी मैम। और 10 साल में आपका 75 लाख का लक्ष्य है। यस मैम। तो ये जो आपने लमसम पैसा लगाया हुआ है अंशु जी, ये अभी लगाया है या इसको समय हो चुका है? अगर समय हुआ है तो 13 लाख का ये वैल्यू कितना है अभी? मैम नवंबर दिसंबर में इन्वेस्ट किया था। तो अभी तो सेम ही हो गया आपकी वैल्यू, इसका मतलब। मैम अभी नीचे है। ओके, पूछ लेते हैं। तो 13 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया और यहाँ आपके पास 75 लाख का आपका लक्ष्य है 10 साल में। कौन कौन से फंड्स हैं? निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2,90,000 डाले हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,32,000, कोटक स्मॉल कैप में 2,95,000, टाटा निफ्टी मिड 150 मोमेंटम में 2,67,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,25,000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 60,000। बताइए सजेशंस। तो अंशु जी, पहले आपका क्वेश्चन था, आपको 75 लाख रुपीस अगले 10 साल में इकट्ठा करना है। अगर हम आपका करंट पोर्टफोलियो आपने जो अभी निवेश किया है, अगर ये 12% से एवरेज आपका रिटर्न जनरेट करता है, तो अगले 10 साल में ये आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू करीबन 40 लाख के करीब पहुंचता है। आपने अपने लिए टारगेट 75 लाख इकट्ठा करने का रखा है अगले 10 साल में। तो सुझाव ये रहेगा, आप अगर इसके साथ-साथ 15,000 रुपए की एसआईपी जोड़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को आराम से हासिल कर पाएँगे। अब आते हैं हम आपके पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में स्कीम्स काफ़ी अच्छी सिलेक्ट करी है, बट 2 चीज़ है जो अंशु जी हम आपके बारे में आपके सवाल से नहीं जान रहे थे। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तब जाके आप मोमेंटम जो इंडेक्स फंड रखा है उसमें बने रहे। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, तो पहला सुझाव ये रहेगा
कि आप ये फंड को 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसमें से फ्लेक्सी कैप फंड में मूव करें। ये फ्लेक्सी कैप फंड आप या लार्ज कैप फंड में मूव करने से आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी, राइट? और ये हाई रिस्क कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सो इसको हो सके तब तक अपने पोर्टफोलियो में, जब तक आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो तब तक ना रखे तो अच्छा। दूसरा, आप यहाँ से 10 साल के लिए निवेशित रहना चाहते हैं। आपके पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखा है, राइट? यहाँ पे सुझाव ये रहेगा, ये पैसिव मैनेज फंड रहता है। उसकी जगह आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट में, ये लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। सुझाव ये रहेगा, इसमें से निकल के आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, या ऐसे प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में इसको स्विच करें तो बेहतर रिटर्न जनरेट करने की उम्मीद बनी रहेगी। यहाँ पे हमने आमतौर पे देखा है एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक्टिव फंड आमतौर पे पैसिव के कंपेयर में 1.5 से 2% रिटर्न ज्यादा जनरेट करता है। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इनिशियल ईयर्स में ये आप पैसिव से फंड से एक्टिव में जाए। जैसे जैसे आपका आप अपने गोल के करीब आए, यानी आज से 8 साल बाद आप इसमें इंडेक्स फंड, ईटीएफ ये सब जोड़े ताकि आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बने। ओके, तो ये रहे सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पहली बात, आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में से आपको एक सलाह है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम से निकलने की। फ्लेक्सी कैप आप एक ऐड कर सकते हैं। कोई नेम सजेस्ट करेंगे क्या फ्लेक्सी कैप में? काफ़ी सारे फंड्स हैं बट कोई प्रिफर्ड चॉइस हो अगर आपकी, समीर? इनके सुझाव ये रहेगा, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इनके पास ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर नया फंड नहीं जोड़ना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ट्रांसफर इसको मर्ज कर सकते हैं, या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एडिशनली एक स्कीम जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको नेम्स भी सजेस्ट किए गए हैं, सलाह आपको दी गई है। रही बात आपके गोल की, 40 लाख का राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से। 75 लाख का गोल हासिल करना है तो थोड़ा एसआईपी भी कीजिए हर महीने, कोशिश करके 15,000 के एटलीस्ट एसआईपी लगेगी, बट इतना नहीं, जितना भी पॉकेट अलाउ करे उतनी एसआईपी आप स्टार्ट करें। धीरे धीरे एसआईपी को बढ़ाएं ताकि अपने गोल को आप हासिल कर ले। चलिए, तो सवाल तो इतने शामिल करेंगे, पूछ लेते हैं समीर के टॉप 4 फंड्स। समीर बताइए। तो दीपाली जी, पहला हमारी ओर से सुझाव रहेगा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा एसएसए प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, तीसरा एक्सिस का स्मॉल कैप फंड और चौथा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका समीर शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए। नोट कर लीजिए चॉइसेस जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो समीर ने भी रेकमेंड करी। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।